हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने क्रम से जितने भी शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के मैंने उनके बारे में आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। कोशिश करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति और साहित्य, स्थापत्य कला को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की। लेकिन अगर वीडियो लेंदी हो जाता है तो इसका सेकेंड पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ये जो सल्तनत कालीन व्यवस्था थी वो धर्म सापेक्ष व्यवस्था थी। इस्लाम धर्म को मानते हुए इस व्यवस्था का प्रचार शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इस्लाम धर्म से प्रेरित थी। कुरान के हिसाब से यहाँ पे सारे काम होते थे। खलीफा का नायब सिक्कों और खुतबों में उनका उल्लेख होता था। खलीफा को ये अपना सरदार मानते थे, खलीफा के बारे में ही हमेशा बात करते थे, या कह सकते खलीफा के अनुसार चलते थे, और सिक्कों पर उनका उल्लेख भी इसमें किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्र मुबारक शाह ने खलीफा की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अब कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाएगी दिल्ली सल्तनत में वो कौन से शासक थे जिन्होंने खलीफा की सल्तनत स्वीकार नहीं की थी, तो आप उसमें अलाउद्दीन खिलजी और उसी का बेटा मुबारक शाह, ये दोनों ऐसे शासक थे जिन्होंने खलीफा की जो सत्ता है, खलीफा का जो अधीनता है उसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था मुबारक शाह ने। तो उसने कहा कोई नहीं है इधर उधर, मैं खुद को ही खलीफा घोषित करता हूं। ठीक है, इसके बाद हम सुल्तानों की बात करते हैं। तो सुल्तानों में जो प्रमुख है उसमें देख लेते हैं। प्रमुख सुल्तान में ये लोग क्या 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 चीजें रखते थे। चयन, इन लोगों का सुल्तान की जो चयन प्रक्रिया थी वो चुनाव प्रणाली और वंशानुगत दोनों के आधार पर होती थी। ठीक है, टर्की मुस्लिम को ये प्राथमिकता देते थे। न्याय का स्रोत इनका सुल्तान होता है। एक केंद्रीकृत संगठन के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम मंत्रीगण की बात करेंगे तो मंत्रीगण का जो चुनाव होता है या मंत्रीगण को ये लोग जो नियुक्त करते हैं तो वो करते हैं आपके सुल्तान की सहायता के लिए। गुलाम या दास वंश के समय वजीर, आरिज ममालिक, दीवान इंशा, दीवान रसालत, ये 4 वर्ग हुआ करते थे गुलाम वंश या दास वंश के टाइम पे। जब हम वजीर की बात करते हैं तो वजीर कौन होता था वो देख लेते हैं। तो वजीर प्रधानमंत्री होता था। सुल्तान का प्रजा के बीच की कड़ी होता था। क्या कहते थे, सुल्तान और प्रजा के बीच की कड़ी का काम करता था कौन, वजीर या प्रधानमंत्री इसको कह सकते हैं। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होता था ये। वित्त विभाग का प्रमुख होता था। लगान के बंदोबस्त के लिए नियम बनाने का काम करता था। अन्य करों की दर निश्चित करता था। राज्य के व्यय का नियंत्रण उसका मुख्य कार्य हुआ करता था। ठीक है, अगला चलते हैं, इसी में है ये असैनिक पदाधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करता था। वजीर का कार्यालय दीवान विजारत कहा जाता था। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दीवान विजारत क्या था तो ये था आपके वजीर का कार्यालय। साथ ही साथ इसकी सहायता के लिए नायब वजीर होता था और उसके नीचे मुशरिफ ए मुमालिक होता था। तो अगर आप क्रम देखेंगे तो वजीर है, वजीर के बाद नायब वजीर है, और नायब वजीर के बाद कौन है, आपका मुमालिक होता है। ठीक है, ये क्या करता था, ये महालेखाकार होता था। और इसके बाद मुस्तौफी मुमलिक आता था जो महालेखा परीक्षक होता था। ठीक है, मुशरिफ मुमालिक को प्रांतों तथा विभागों में होने वाली आय का लेखा जोखा रखने का काम होता था। इसको मुस्तौफी उसकी जांच करता था। तो ये थोड़ा सा आप क्रम से देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले वजीर आएगा, वजीर के नीचे नायाब वजीर आ जाएगा, फिर मुशरिफ मुमालिक, मुस्तौफी मुमालिक, ये आपका क्रम है। ठीक है, सैनिक विभाग में सैनिकों की पूर्ति जो है वो वजीर के द्वारा की जाती थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं दीवाने आरिज क्या होता है। तो दीवाने आरिज सैनिक विभाग के प्रमुख को दीवाने आरिज कहा जाता था। तो याद रखिएगा सैनिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, दीवान ए आरिज। सैनिकों की नियुक्ति, घोड़ों का हुलिया रखना, फौज का निरीक्षण करना, सेना का अनुशासन बनाए रखना, साज सज्जा और युद्ध के क्षेत्र में उसके कार्यों का निरीक्षण करना, ये सारे प्रमुख काम होते थे दीवाने आरिज या सेना विभाग के या सैनिक विभाग के प्रमुख के। ठीक है,
इसके बाद एक अलग और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है दीवाने इंशा का। तो दीवाने इंशा इम्पोर्टेंट है, ये सचिवालय की तरह काम करता है, याद रखिएगा। आरएच याद रखिए जो सैन्य विभाग से संबंधित है, और इंशा है जो वो आपका संबंधित है पत्र विभाग से। तो शाही पत्र व्यवहार का काम करता था ये, शाही पत्र व्यवहार का प्रधान होता था ये। सहायता के लिए दबीर लेखक जो लेखन शैली में दक्ष होते थे उनको ये अपने साथ रखता था। सुल्तान का अन्य राज्यों से शासकों के द्वारा या अन्य सामंतों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जो पत्र व्यवहार होता था उसका संचालन इसके द्वारा होता था। जस्ट लाइक कि आज के टाइम पे मोदी जी किसके साथ क्या वार्ता करेंगे, क्या भाषण देंगे, ये सारी चीजें पीएमओ के द्वारा रखी जाती है। सेम उसी तरीके का यहाँ पर आप कह सकते हैं दीवानी इंशा का काम होता था। महत्वपूर्ण आदेशों के प्रारूप को इसी विभाग के द्वारा तैयार किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो आता है आपका दीवान ए रसालत। जब दीवान ए रसालत की बात करते हैं तो धार्मिक और विदेशी मामलों से संबंधित है। इसे आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का विदेश मंत्रालय। इसका संबंध विदेश विभाग से होता था। कूटनीति, पत्र व्यवहार और विदेशों को भेजे जाने वाले, वहां से आने वाले राजदूतों का भार जो होता था वो इसी के ऊपर होता था। महत्वपूर्ण विभाग सुल्तान देशी राजाओं के अतिरिक्त मध्य एशियाई देशों से भी कूटनीतिक संबंध बनाना भी दीवान रसालत का काम होता था, याद रखिएगा। अब अगला आ जाता है सद्र उस सुदूर। धार्मिक और न्यायिक विभाग का काम करने के लिए इसमें अधिकारी होते थे, 2 अधिकारी होते हैं। सद्र उस सुदूर धार्मिक कार्यों को संभालता था और दीवान ए कज़ा संभालता था न्यायिक कार्यों को। तो कभी भी अगर पूछा जाता है तो आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। देखिए जो मध्य भारत होता है ना उससे बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स उसमें से बहुत ज्यादा आते हैं। और फैक्ट्स जो होंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में या आए हुए हैं वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ताकि आप कम से कम सोर्सेज के हिसाब से ज्यादा तैयारी को अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सद्र उस सुदूर की बात करते हैं तो ये धार्मिक जो मंत्रालय होता है या ये कह सकते हैं धार्मिक नीतियों के लिए जिम्मेदार होता है, और दीवान ए कज़ा होता है आपके न्यायिक क्षेत्र के लिए। अगला देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस्लामी नियमों को उपनियमों का निरीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। मुस्लिमों द्वारा दैनिक जीवन के नियमों का पालन सुचारू रूप से पूर्वक होना या ना होने का निरीक्षण। मुस्लिमों को 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक, यानी कि मुसलमानों को क्या क्या काम करने जरूरी है इस्लाम धर्म को पालन करने के लिए, इस्लाम धर्म का पालन करने के लिए, वो उसका निरीक्षण इसके द्वारा किया जाता था। 5 बार की नमाज पढ़ना, किस तरीके से वो रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती थी। दान के रूप में धन वितरित करना, उलेमा और विद्वानों को जीवन निर्वाह के लिए भत्ते की मंजूरी देना भी इसी के अंतर्गत आता है। दीवान ए काजी न्यायिक विभाग राज्य में न्याय व्यवस्था का निरीक्षण करता है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसके अतिरिक्त वरीद ए मुमालिक डाक या गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता है। तो याद रखिए वरीद ए मुमालिक क्या है, ये आपका गुप्तचर या डाक विभाग का अध्यक्ष है। जस्ट लाइक आज के टाइम पे जो रॉ है, रॉ एजेंसीज होती है, उसी टाइप का ये है दीवान ए मुमालिक। अब ये थोड़ा सा पॉइंट्स आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग जिसे दीवान ए अमीर को ही कहा जाता था, दीवान ए मुस्तखराज कहा जाता था लगान वसूली के लिए, दीवान ए इस्तिकाक पेंशन विभाग को कहा जाता था, सरे जांदर शाही गृह प्रबंधक के लिए, और दीवान ए बंदगान गुलामों का प्रबंधक। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। अब आ जाती है सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। तो सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था, जैसे आज के टाइम पे टैक्स वगैरह लेकर हम लोग अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, नीतियां लागू कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हर समय अगर आप हर काल में देखते हैं तो कर के माध्यम से सारी चीजें सुचारू रूप से चलाई जाती थी। तो उस टाइम पे भी कर लगाए जाते थे, और 5 कर जो है वो सामान्य कर के हिसाब से आप देख सकते हैं। उश्र, खराज, खम्स, जकात और जजिया कर। ठीक है, उश्र कर क्या होता है, तो देखिए उश्र कर होता है आपका भूमि कर होता है एक तरीके का, जो मुसलमानों की उस भूमि से लिया जाता है जिसकी सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती है। याद रखिएगा, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जिसकी सिंचाई प्राकृतिक साधन से हो, और ये उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। जब खराज की बात करते हैं तो ये भी भूमि कर होता है और गैर मुसलमानों से लिया जाता है। तो उश्र लिया जाता था मुसलमानों से
और खराज लिया जाता था गैर मुसलमानों से। जब खम्स की बात करेंगे तो लूट के धन से को जो प्राप्त होता था, लूट का धन जो प्राप्त होता था उसे खम्स कहा जाता था। जकात जो कि धार्मिक कर जो कि केवल मुसलमानों पर लगता था, और जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद आयात कर देख लेते हैं। तो आयात कर में क्या था, व्यापारिक वस्तुओं के लिए 2.5% और घोड़ों के लिए 5% लगाया जाता था। लेकिन जो गैर मुसलमान थे उनको मुसलमानों से दुगना कर देना होता था। जैसे कि अगर जो मुसलमान है उनको तो 2.5% देना है, लेकिन जो गैर मुसलमान है उन्हें व्यापारिक वस्तुओं के लिए 2.5 का दुगना यानी कि 5% देना होता था। और अगर घोड़ों की बात करते हैं तो उन्हें 5 का दुगना 10% देना होता था। ठीक है, इसके बाद मकान कर, चारगाह कर, जल कर, अन्य साधारण कर भी लगाए जाते थे। निसंतान मृत लोगों की संपत्ति को राज्य के हाथों सौंप दिया जाता था। ऐसे लोग जो मर गए हैं और जिनके कोई भी औलाद नहीं है, उनकी जितनी भी संपत्ति होती थी वो राज्य के हाथों में चली जाती थी। ठीक है, इसके बाद जब भू राजस्व कर की बात होती है तो 4 प्रकार के भू राजस्व कर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है खालसा भूमि, मुक्तियों को दी जाने वाली भूमि, सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने वाले हिंदू सामंतों की भूमि, और मुसलमान संत विद्वान को इनाम के रूप में दी गई भूमि। ठीक है, जब इनाम के रूप में दी गई भूमि की बात करते हैं तो इसमें 3 तरीके की भूमियां आ जाती हैं, जिसमें एक है आपका मिल्क जो कि राजा द्वारा प्रदत्त किया जाता था, वक्फ जो धर्म सेवा के आधार पर दी जाती थी, और इनाम जो कि पेंशन होती थी। वक्फ जो कि अभी भी आपको पता है, अभी रिसेंटली कुछ लगभग 1 महीने पहले के आसपास वक्फ बोर्ड से संबंधित एक बिल भी पार्लियामेंट में पास किया गया था, उसके बारे में भी आपको पता ही होगा। यही वो चीज है कि धर्म के आधार पर वक्फ बोर्ड अपने अपने लिए जो भूमि है उसको अपने पास रख लेता है। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट निकला है। ठीक है, अब आ जाते हैं भू राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियमित साधन था। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग करों का उपयोग करते थे, और उसमें भी जो भू राजस्व कर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या नियमित कर था इन लोगों के विकास के लिए। खालसा भूमि का प्रबंधन केंद्र सरकार के हाथों में था, और भूमि कर की वसूली चौधरी, मुकद्दम, खूत आदि के द्वारा स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से होती थी। जैसे कहते नहीं है कि हम चौधरी यहाँ के चौधरी हैं, वहां के चौधरी हैं, तो ये लोग क्या करते थे, चौधरी, मुकद्दम और खूत, ये लोग भूमि की कर की वसूली किया करते थे। ठीक है, वजीर के परामर्श से सुल्तान प्रत्येक इक्ते के लिए ख्वाजा नामक एक पदाधिकारी नियुक्त करता था। अब ख्वाजा काम क्या करता था, तो ये राजस्व की देखरेख करता था, मुक्ति पर आंशिक नियंत्रण रखता था। ठीक है, हिंदू शासक सुल्तान के अधीनता स्वीकार कर अपने अपने राज्यों में पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते थे, परंतु उन्हें केवल सुल्तान को कर देना होता था। यानी कि जो हिंदू शासक थे वो अपने क्या कहते हैं, अपने आप को स्वतंत्र तो कर लेते थे सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करने के बाद, लेकिन वो एक निश्चित पैसा सुल्तान को दे देते थे, और फिर उसके बाद अपने राज्य में स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना शासन जो है वो चलाते रहते थे। ठीक है, मुक्ति अपनी भूमि की उपज का एक निश्चित हिस्सा सुल्तान को कर के रूप में दिया करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, जो मुक्ति थे वो एक निश्चित पैसा दिया करते थे, या निश्चित हिस्सा जो है वो सुल्तान को दिया करते थे। लेकिन इनाम और वक्फ बोर्ड की भूमि जो है वो राजस्व से मुक्त थी, यानी कि इनाम जो भी या पेंशन जो दी जाती थी उसको, वक्फ बोर्ड की जो भूमि थी उस पर कोई कर नहीं लगता था, वो राजस्व से मुक्त थी। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, सल्तनत कालीन राजस्व सिद्धांत किस तरीके से थे। तो देखिए, सबसे पहले जो, क्योंकि इस्लामिक व्यवस्था ही चल रही है तो इस्लामिक सिद्धांत पढ़ते हैं। इस्लामिक सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं तो तुर्क अफगान शासकों द्वारा दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य की संज्ञा दी गई है। वे अपने साथ शासन की धार्मिक व्यवस्था भी लाए थे। इसमें राजा प्रधान को लोगों का धार्मिक नेता माना जाता था, यानी कि जो ये मानते थे कि राजा जो है वो धार्मिक नेता है, धार्मिक प्रधान है। ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपने शासन की तर्कपूर्ण, औचित्यपूर्ण, विधि संगत बनाने के लिए यूनानी राजनीतिक दर्शन को आधार बनाया था।
तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्व सिद्धांत में आधार क्या माना गया था सल्तनत के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा, तो इन्होंने यूनानी राजनीतिक दर्शन को अपना आधार बनाया था, क्योंकि वहीं से आए थे, वही जानते थे सारी चीजें, तो उसी को इन्होंने अपना बेस पॉइंट जो है वो बना रखा था। ठीक है, इसमें सभी उच्च पद इस्लामिक होते थे। इन्होंने इस्लामी कानून यानी कि शरीयत को लागू करने और अपने अधिकार क्षेत्र में दारुल हर्ब, जिसे विधर्मियों की भूमि कहा जाता था, उसको चेंज करके दारुल इस्लाम कर दिया, जिसे स्वधर्म की भूमि कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो दारुल हर्ब होता था वो किसे कहते थे, विरोधियों या विधर्मियों की भूमि, जैसे कि गैर मुसलमानों की भूमि, उसे क्या कहा जाता था, दारुल हर्ब। और जब हम दारुल इस्लाम की बात करते हैं तो ये हो जाती है स्वधर्म की भूमि या मुसलमानों की भूमि। कानून किस तरीके से चलता था, शरीयत के हिसाब से चलता था। शरिया में दो चीजें होती है, एक होता है कुरान और एक आता है मिसालें। मिसालें जो मोहम्मद पैगंबर के द्वारा बोलकर लिखाई गई थी वो सारी चीजें, और कुरान जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अब इसके बाद इस्लामिक सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं बलबन का राजस्व सिद्धांत। जब हम बलबन के राजस्व सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सुचारू शासन व्यवस्था इसने स्टार्ट करी थी। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम था। व्यक्तिगत प्रभावशीलता को स्थापित किया इसने। बलबन ने दैवीय इच्छा का कारण माना। ठीक है, बलबन ने माना कि मेरे अंदर दैवीय इच्छा है और लोगों को धार्मिक भावना को बढ़ाने का काम किया इसने। अफरा सियाब का वंशज भी इसने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं अफिया सियाब का वंशज हूं। इसके बाद इसने क्या काम किया था, पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि मध्यकाल में सबसे पहले जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो धारण की थी गयासुद्दीन बलबन या बलबन ने। ठीक है, इसने लोगों को प्रभावित करने के लिए पहनावे, सामाजिक व्यवहार और शिष्टाचार में परिवर्तन भी किया। इसने सिजदा पैबोस को शुरू किया। सिजदा जैसे साष्टांग दंडवत, और पैबोस जो कि सुल्तान के कदमों को चूमना। क्या हम कहते नहीं, हम मंदिरों में जाके साष्टांग दंडवत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या शुरू किया, सिजदा शुरू किया। और पैबोस जैसे कि भाई सुल्तान तुम ही हमारे सब कुछ हो, और कदम चूमना शुरू कर देता है, वो पैबोस किसने शुरू किया था, इसी ने शुरू किया था। क्या नाम है इसका, बलबन ने। ठीक है, इसके बाद उच्च निम्न में भेद, उच्च वर्ग के विभिन्न जातियों में भेद, गैर तुर्कों का उच्च पद ना देना। तो ये जो वर्ग व्यवस्था थी, जो इसने ऊंच नीच का भेद था, ये इन लोगों में भी होता था। इन्होंने भी यही काम किया है। जैसे कि आपने पता होगा, आप लोग किसी भी जाति में अगर चले जाते हैं, जैसे ठाकुरों में ही चले जाते हो, तो ठाकुरों में कुछ ठाकुर अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, कुछ आपको नीचा मानते हैं। ठाकुरों में भी ऊपर नीचे होता है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी यही किया था। उच्च निम्न के भेद को इन्होंने बरकरार रखा था और गैर तुर्कों को ये उच्च पद नहीं दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद जब अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन क्योंकि सुन्नी मुसलमान था, इसने इस्लाम में पूर्ण विश्वास रखा। छल कपट द्वारा सत्ता इसने प्राप्त की थी और स्वयं को केंद्रित व्यवस्था माना था। तो अलाउद्दीन की जब भी बात की जाएगी, याद रखिएगा, इसने केवल और केवल अपने आसपास ही व्यवस्था को चलाया था। इसने कोई भी काम किए थे इसी हिसाब से किए थे कि भैया सारी व्यवस्था जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहे, इसी के केंद्र में बनी रहे। जिले इलाही इसने घोषित किया, खुद को कानून को भी नहीं मानता था, खुद को सर्वोच्च घोषित किया था। अहले शमशीर या अभिजात वर्ग, अल्ले कलम उलेमा वर्ग की इसने स्थापना की थी। ठीक है, प्रशासनिक अधिकार इसने कम किए थे। पूरे काल में केवल 2 बार इसने धार्मिक नेताओं से वार्तालाप की थी, जिसमें एक धार्मिक नेता थे मुगीसुद्दीन और एक है अला उल मुल्क। भाई सीधी सी बात है, जब किसी को कुछ मानता ही नहीं था, खुद ही को सर्वश्रेष्ठ मानता था, तो ये क्यों विचार विमर्श करेगा। लेकिन भैया 2 बार इसको जरूरत पड़ी तो इसने अपने पूरे शासनकाल में 2 बार इसने बात की मुगीसुद्दीन और अला उल मुल्क के साथ। यामिन उल खिलाफत तथा नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने धारण की थी। खिलाफत के लिए खलीफा के पास कभी आवेदन नहीं किया था। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसने खुद को ही क्या कहते हैं, खिलाफत में कभी भी इसने खिलाफत की अधीनता नहीं स्वीकार की, अपने आप में ही लगा रहता था, खुद को ही सर्वोच्च मानता था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत के सैनिक संगठन। जब सैनिक व्यवस्था की बात करेंगे
तो दिल्ली सल्तनत की सैनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाता है कि सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। लेकिन स्थायी सैनिक किसने रखी थी या स्थायी सेना किसने रखी थी? तो वो रखी थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तानों की सैनिक शक्तियों को उनके सैन्य बल पर निर्भर करती थी। अमीर और मलिक उपाधियां सैनिक उपाधियों की श्रेणी में आती थी। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हश्म ए कल्ब केंद्रीय सेना थी, या कल्ब सुल्तानी भी कहा जाता था इसको। तो हश्म ए कल्ब क्या होता था? केंद्रीय सेना होती थी, और इसी को कल्ब ए सुल्तानी भी कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश की सेना गुलामों के रूप में भर्ती सेना शक्ति पर आधारित थी। सेना को वेतन नहीं बल्कि अक्ता या इक्ता दिया जाता था। अक्ता और इक्ता क्या होता है? कुछ जमीन होती है, चाहे अक्ता कह लो, इक्ता कह लो, कुछ भी कह लो, जमीन का एक पार्ट दे दिया जाता था, ना कि वेतन दिया जाता था। ठीक है। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे मलिक कहा जाता था। खान करके एक उपाधि होती थी जो आदर सूचक उपाधि कही जाती थी। खान का संबंध सैन्य से कोई नहीं है, सैन्य संबंध मत समझिएगा। खान एक उच्च अधिकारी होता था, लेकिन इसके सेना से कोई संबंध नहीं था। ठीक है। सैनिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी का नाम होता है। इसने स्थायी सेना रखी, सीधी भर्ती की, और सरकारी खजाने से नकद व्यवस्था भी इसने की थी। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था? एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। एक घोड़े रखने वाले पर 234 अंक वेतन का ये देता था। इसके साथ ही साथ 78% वेतन भी ये अलग से दिया करता था, यानी कि 2 अस्पर सैनिक रखने पर 78% वार्षिक अतिरिक्त वेतन देता था, और एक घोड़ा रखने पर 234% वेतन इसके द्वारा दिया जाता था। घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? इसी ने की थी, ताकि अदला बदली जो है घोड़ों की वो ना हो सके। ठीक है। वसीलात ए हश्म किसे कहा जाता था? वेतन रजिस्टर को कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको समाप्त किया, और केवल समाप्त ही नहीं किया, इसने इसकी जांच भी करनी शुरू कर दी स्वयं। तो कभी भी अगर पूछा जाता है कि वसीलात ए हश्म क्या था, तो ये वेतन रजिस्टर था, जिसकी जांच गयासुद्दीन तुगलक ने खुद की थी, और इसे उसने समाप्त भी कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय में सैनिक अधिकारी और उनके अधीनस्थ सैनिकों के वेतन का विवरण पहली बार मिलता है। तो कभी भी अगर ये प्रश्न आ जाए कि पहली बार सैनिक अधिकारी या अधीनस्थ का वेतन किसके टाइम पे मिलता है, तो एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं। अब आ जाते हैं सल्तनत कालीन न्याय एवं दंड व्यवस्था। तो जब हम न्याय और दंड व्यवस्था की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है, शुरू में ही बता चुकी हूँ, इस्लामिक आधार पर सारी की सारी व्यवस्था इसकी चल रही है। तो न्याय और दंड भी इस्लामिक ही होगा, इस्लामी आधार पर ही होगा। ठीक है। तो देख लेते हैं। कुरान, हदीस, इज्मा या मुजतहिद और कयास, ये 4 तरीके की व्यवस्था इनकी थी, कानून व्यवस्था। कुरान जो मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है। हदीस पैगंबर के कथनों व कार्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। इज्मा या मुजतहिद कहा जाता था इस्लामी कानूनों को, जो व्यवस्था रखने वाले विधिवेत्ता होते थे उन्हें मुजतहिद कहा जाता था। इनके द्वारा की गई व्यवस्था कानून अल्लाह की इच्छा का रूप माना जाता था, यानी कि इज्मा के द्वारा जो भी व्यवस्था होती थी, इज्मा जो व्यवस्था होती थी, उसे अल्लाह का रूप ही मान लिया जाता था सीधे सीधे। कयास तर्क या विश्लेषण के आधार पर व्याख्या होती थी। हम लोग भी कयास का वर्ड का यूज करते हैं, तो कयास का हम क्या बनाते हैं? हम ये कहते हैं ना कि भाई हम कयास लगाते हैं कि शायद 95+ कट ऑफ जाएगी। अरे नहीं नहीं, इस बार तो कट ऑफ कम जा सकती है, हमारा कयास है। तो हम कयास अंदाजे के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कयास का अगर उस टाइम पे जो अर्थ था, या कयास का जो सही अर्थ है, वो होता है आपका तर्क और विश्लेषण के आधार पर व्याख्या करना। ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य कानून इनके किस तरीके से थे? तो देखिए, सामान्य कानून केवल मुसलमानों के लिए थे, लेकिन व्यापारिक आदि कानून गैर मुसलमान और मुसलमान दोनों के लिए समान थे। देश का कानून स्थानीय कानून होता था। फौजदारी कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फौजदारी कानून हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर है। गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत व धार्मिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप होता था। इनका फैसला इन्हीं के पंडित या ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि भैया आप लोग जानते हो, आप लोग इसका फैसला करो। जब दिल्ली इसमें जब मुसलमानों की बात आती थी, उनका फैसला काजी की सहायता या मुफ्ती की सहायता से किया जाता था,
और प्रांतीय गवर्नर भी इसी के अनुसार न्याय देते थे। काजी और मुफ्ती का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद काजी ए सूबा किसे कहा जाता था, तो काजी ए सूबा दीवानी फौजदार और दीवान ए सूबा राजस्व मामले की देखरेख करता था। फिक्र इस्लामी धर्मशास्त्र को कहा जाता था। अब सल्तनत कालीन उद्योग और व्यापार देख लेते हैं। जब सल्तनत कालीन उद्योग और व्यापार की व्याख्या हम करेंगे, ठीक है, तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य भारत का अरबों के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि 7वीं से 10वीं के बाद जो टाइम पीरियड था उसमें भारत और अरबों का जो व्यापार था वो बहुत अच्छा व्यापार होता था, इसीलिए उसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। तो जार एक खास व्यापारियों का समूह होता था। मोहम्मद बिन तुगलक का काल व्यापारिक गतिविधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में लोधी शासक खुद एक व्यापारी ही था। देश में व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए चौकियों की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिन्हा उद्दीन सिराज के तबकात ए नासरी में मिलता है। तो कर जो व्यापारिक वस्तुओं से कर प्राप्त करने की जो व्याख्या मिलती है वो मिन्हा उद्दीन की रचना तबकात ए नासरी में भी मिलती है। ठीक है। 4 पहिए वाले रथ या इक्ता का वर्णन नौका निर्माण उद्योग काफी ज्यादा इस पे प्रचलित था। यानी कि 4 पहिए रथ से होता था, नाव से व्यापार होता था, वो सारी चीजें इसमें वर्णित है। सूर्य मंदिर शेख बहाउद्दीन जकारिया की खानकाह होने के कारण मुल्तान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल था या व्यापारिक मार्ग था, याद रखना। ठीक है। देवल गुजरात व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल में सबसे समृद्ध अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का काम करता था। तो आपको भी पता है आज के टाइम पे भी अगर गुजरात को देखेंगे, इस क्षेत्र को देखेंगे तो बहुत ज्यादा व्यापारिक क्षेत्र था ये, तो वो पुराने टाइम से भी चला आ रहा है। कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या समानता है तत्कालीन में और आज में। तो ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये आप कंटिन्यू अपने माइंड में रिकॉल करते रहिएगा जब जैसे जैसे आप पढ़ते हो। जैसे गुजरात के व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक जो क्षेत्र था वो गुजरात का जो क्षेत्र था वो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का काम होता था। आज भी अगर आप देखते हो तो जो हमारे पोर्ट बनाए गए हैं, बंदरगाह बनाए गए हैं, वो उसी वाले तट पर बनाए गए हैं जिससे कि सारा व्यापार जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये सारी समानता ही है। ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं। देखिए, विदेशी यात्री बार्थेमा ने खंबात की खाड़ी में 300 विदेशी जहाजों का उल्लेख किया है। खंबात का रेशम काफी फेमस था जिस पर अलाउद्दीन का नियंत्रण था। ठीक है। अनिलवार नगर व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थान था। यहाँ बड़ी मात्रा में मुस्लिम व्यापारी आते थे। देवगिरी के अधिकार नागरिक व्यापारी थे। देवगिरी के जो अधिकतर नागरिक थे वो व्यापारी ही थे जो रत्नों का व्यापार करते थे। इन्हीं रंग बिरंगे रत्नों की वजह से अमीर खुसरो ने रंग बिरंगे फूलों की तुलना की है। क्या देख लीजिए, देवगिरी में जो अधिकतर क्या थे, व्यापारी, जो नागरिक थे वो व्यापारी थे, रंग बिरंगे रत्नों का व्यापार करते थे और उन्हीं रत्नों की वजह से अमीर खुसरो ने इसकी तुलना किससे करी है, रंग बिरंगे फूलों से। ठीक है। तो बड़े कलात्मक किस्म के थे ये। बंगाल में चावल रेशम के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री महुआन ने रेशम के कीड़ों को पालने का उल्लेख भी यहाँ पर किया है। अब देख लिए बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे भी बंगाल में मछली चावल वगैरह बहुत खाया जाता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट करते हुए चलिएगा क्योंकि कई बार आपको सोचने में समझने में इससे सहायता मिलती है। साथ ही साथ चीनी यात्री महुआन को याद रखना, इसने रेशम के कीड़े पालने का भी उल्लेख किया हुआ है। मध्यकाल में बनारस में विशेष प्रकार की पगड़ियों का निर्यात होता था। व्यापारिक माल में घोड़ों का आयात जो था वो सर्वोपरि था। इब्न बतूता और मार्को पोलो ने तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़ों के निर्यात का उल्लेख किया है। घोड़ों के बाद जो दूसरा नंबर आता था वो हथियारों का आता था। एमबीटी के समय में सैयद अबुल हसन अल इबादी राज्य के पैसों से अस्त्रों का व्यापार करता था, याद रखना। ठीक है। इसके बाद अब दासों की बात कर लेते हैं। तो दासों का भी व्यापार होता था। इल्तुतमिश के दरबार में चीनी व्यापारियों द्वारा तुर्की दासों को लाने का उल्लेख किया गया है।
अलाउद्दीन के एक टाइम पे खिताई एवं तुर्कीदास लड़के लड़कियां का आयात का प्रसंग मिलता है। आदन व मिस्र से बराबर दासों का व्यापार होता रहता था। साथ में आते हैं मेवे और फल। ईरान से भारत में अंगूर लाने का विवरण करता है इब्न बतूता। ये कहता है कि विदेशी व्यापारियों द्वारा भेंट में कई बार सूखे मेवे लाए जाते थे, उसका ये उल्लेख करता है। ठीक है, इसके बाद सिक्कों की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभ में प्रचलित सिक्कों को ही इन्होंने अपनाया था। प्रारंभ में इनको नहीं पता था भैया कैसे क्या करना होता है, तो प्रारंभ में इन लोगों ने अपने जो सिक्के चल रहे थे वही इन्होंने अपनाए थे, तो प्रचलित सिक्कों को ही अपनाया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर उसका नाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित मिली है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी प्रयोग किया है। सबसे पहले एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का युवराज कहा है। ठीक है, तो याद रखना एडवर्ड टॉमस ने किसको धनवानों का युवराज कहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। इसने सोने के सिक्के चलवाए थे और इब्न बतूता ने इसको दिनार कहा था। तो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, सोने और चांदी के बदले अदला बदली नामक सिक्के जारी किए। ठीक है, सोने और चांदी के बदले अदली नामक सिक्के इन्होंने जारी किए थे, जिसका वजन लगभग 140 ग्रेन चांदी के बराबर होता था। तो अगर आपसे पूछ ले कि अदली क्या है, तो सोने और चांदी के बदले या उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में इन्होंने अदली को जारी किया और इसका वजन 140 ग्रेन चांदी के बराबर होता था। फिरोज शाह तुगलक ने अद्दा और बिख नामक सिक्के चलाए थे। अद्दा यानी कि आधा और बिख होता है 1/4 तांबे और चांदी के मिश्रण या मिक्स्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तांबे के सिक्के को दिरहम कहा जाता था, याद रखना, यानी कि जो कॉपर था उसको क्या कहा जाता था, दिरहम कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए सल्तनत कालीन कला, साहित्य और स्थापत्य कला रह गया है, वो मैं आपको कल के वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। आज हमने मुगल जो आपका दिल्ली सल्तनत था उसके व्यापारिक, सैनिक और जो प्रशासनिक क्षेत्र था उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग इसकी स्थापत्य कला, साहित्य कला और संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल तैयारी परीक्षा की पर डाल दिया जाएगा, उस वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पीसीएस और आरओ के एग्जाम में, या अदर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें मध्यकालीन भारत से जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।